हाय हेलो एवरीवन। सो पीएन गडगिल के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं। कौन कॉल कल होगा कंपनी का, बट आज हम मेन फोकस करेंगे कि नंबर्स कैसे आए हैं, इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसा परफॉर्मेंस है एंड जो इन्होंने और बिजनेस अपडेट रिलीज किया है उससे ओवरऑल कैसा आउटलुक लगता है इस कंपनी का। सो पीएन गडगिल का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो बिल्कुल सिमिलर है, जैसे सेंको का, कल्याण का, टाइटन का रिटेल ज्वेलरी का मॉडल है, इनका भी वैसा ही मॉडल है। बट पीएन गडगिल काफी पुराना ब्रांड है। आई मीन 1832 में महाराष्ट्र के सांगली से इस ब्रांड का स्टार्ट हुआ था। देन उसके बाद 1958 में जो इसके नेक्स्ट जनरेशन हैं वो इसको पुणे के अंदर लेकर आए, और फिर अभी करंटली जो कंपनी को रन कर रहे हैं इनके एमडी एंड सीईओ मिस्टर सौरभ गाडगिल, इन्होंने लास्ट 20-25 ईयर्स के अंदर ये पूरा ग्रोथ एक्सपेंशन वगैरह लीड किया है पीएन गडगिल का। तो अगर आप देखो 180-190 ईयर्स पुराना ब्रांड है ये महाराष्ट्र के अंदर, एंड बहुत पॉपुलैरिटी है। आई मीन वहां का जो 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 लोकल पॉपुलेशन है उसके बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है पीएन गडगिल का ब्रांड। एक और इनको यूनिक एडवांटेज मिलता है इनकी प्रेजेंस की वजह से। इंडिया में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी का मार्केट देखोगे तो साउथ सबसे बड़ा मार्केट है। 40% मार्केट शेयर साउथ रीजन से है, लेकिन जो वेस्टर्न रीजन है वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। 25% मार्केट शेयर आपका वेस्टर्न रीजन में है। एंड वेस्टर्न रीजन में भी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 46% का मार्केट शेयर है सिर्फ महाराष्ट्र का, अकेले महाराष्ट्र के स्टेट का। तो ये जो ग्रोथ है, ये जो स्कोप है इतना बड़ा, ये भी कंपनी को एक एडवांटेज देता है कि ये फास्ट पेस पे ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर प्रेजेंस है पीएन गडगिल, लेकिन स्टिल इनके जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेनको के लेवल के मैच करते हैं। जबकि सेनको ईस्टर्न रीजन के साथ में दिल्ली एनसीआर हो गया आपका, एंड थोड़ा बहुत वेस्टर्न रीजन में भी उन्होंने एक्सपैंड किया है। मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, जिसको हम टैम बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो वो काफी बड़ा अवेलेबल है पीएन गडगिल के पास में। करंटली अगर हम देखें तो 53 इस कंपनी के टोटल स्टोर्स हैं। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो मॉडल है वो हम पेशवा का जो मॉडल है एक्सपेंशन का, वो वाला मॉडल हम फॉलो करना चाहते हैं। आई मीन जैसे पेशवा को आपने देखा था कि मराठा का जो एम्पायर था वो महाराष्ट्र के बाद उन्होंने जो नेबरिंग स्टेट्स थे, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, इन सारे स्टेट्स में उन्होंने 1 बाय 1 एक्सपैंड किया था। सेम इनकी मैनेजमेंट का भी कहना है कि महाराष्ट्र में जब हम नंबर 1 प्लेयर बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स, तब हम महाराष्ट्र के बाहर एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट्स के अंदर। हालांकि इन्होंने लास्ट 1-2 क्वार्टर में ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करी है। अभी इनके 53 स्टोर्स हैं और ये नंबर 1 प्लेयर नहीं बने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स, बट स्टिल मैनेजमेंट कह रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर से, मतलब FY26 से, हम महाराष्ट्र के बाहर एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देंगे। ये पूरा बिजनेस मॉडल है बेसिकली पीएन गडगिल का। एक और चीज अगर हम इसमें इंटरेस्टिंगली डिस्कस करें तो पीएन गडगिल का अगर आप 1/3 रेवेन्यू देखोगे तो मेड टू ऑर्डर से आता है। मेड टू ऑर्डर क्या होता है? आई मीन कस्टमर जाता है पीएन गडगिल के पास में एंड उसको उसको खुद से वो कस्टमाइज एक डिजाइन बताता है, उसके बाद में पीएन गडगिल उस ज्वेलरी की डिजाइनिंग वगैरह करके अपने कस्टमर को सेल करता है। इस वाले सेगमेंट की वजह से पीएन गडगिल को जो इन्वेंट्री है वो एडवांस में होल्ड करके नहीं रखना पड़ता, बिकॉज कस्टमर आएगा, ऑर्डर देगा, तब जाके मैं उसका उसका डिजाइनिंग वगैरह स्टार्ट करूंगा। कंपनी का इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट इससे काफी कम हो जाता है, क्योंकि 1/3 रेवेन्यू इसी से आ रहा है। एंड उसके उसके साथ में अगर आप इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखोगे, या एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर देखोगे, एवरेज सेल्स पर स्क्वायर फीट देखोगे, इवन आरओई, आरओसी का नंबर, ये सारे मैट्रिक्स पीएन गडगिल के इंडस्ट्री में आई थिंक सबसे बेस्ट है। तनिक से भी काफी बेटर लेवल पे कंपनी ऑपरेट करता है इन सारे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें। हाँ, ये भी रीजन है कि अभी तक ये सिर्फ महाराष्ट्र में है और वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो उसका भी एक एडवांटेज है। बट स्टिल ये सारे मैट्रिक्स में कंपनी सबको आउट परफॉर्म करती है। प्लस आई मीन अगर आप स्टोर एक्सपेंशन देखोगे कंपनी का तो काफी फास्ट रहा है लास्ट 1-2 साल के अंदर। इनफैक्ट इसी साल कंपनी ने लगभग 45-50% से अपना स्टोर एक्सपेंशन किया है। एक्सपेंशन रेट पे अभी कंपनी काफी काफी ज्यादा फोकस कर रही है। नाउ अब अगर हम इनके इनके स्टॉक परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें कि स्टॉक पे क्यों इतना ज्यादा प्रेशर देखा गया है लास्ट कुछ टाइम में, बिकॉज आईपीओ के बाद इनका स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 850 तक गया था, एंड वहां से आप देखोगे तो अभी 560-570 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक ठाक डी रेटिंग हुआ है स्टॉक का। तो उसका मेन रीजन है मैनेजमेंट का गाइडेंस और इनका एग्जीक्यूशन। आई मीन जब आईपीओ आया था तब मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि जो हमारा करंट ग्रोथ रेट है, या तो यही रेट हम मेंटेन करेंगे या फिर इनफैक्ट इसको और इंक्रीज करेंगे। मतलब 30-40% का ग्रोथ का इनका गाइडेंस था। पहले दो क्वार्टर में रिजल्ट भी वैसा आया। फर्स्ट क्वार्टर में अराउंड 33% का ग्रोथ था, सेकंड क्वार्टर में 46% का ग्रोथ था, बट Q3 में कंपनी का ग्रोथ सडनली कम होकर के 23% हो गया। एंड देन जो अभी Q4 का बिजनेस अपडेट आया है उसमें कंपनी का सिर्फ 5% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। आई मीन एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, उसके बेसिस पे मार्केट आपको वैल्यू कर रहा है, इतना हाई पीए दे रहा है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन था कंपनी का वो काफी लो था। एंड कंसिस्टेंटली 2 क्वार्टर में ये चीज देखा गया। एक तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट भी बहुत नेगेटिव था, प्लस इस चीज की वजह से भी एक ठीक ठाक डी रेटिंग देखा हमने इसके स्टॉक के अंदर।
लेकिन इसमें अगर आप समझोगे बेसिकली तो बिजनेस के अंदर कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इशू है। मैनेजमेंट ने ठीक से इस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से ये इस तरीके का हमको देखना पड़ा इसके स्टॉक के साथ में। क्योंकि अगर आप इनका मेन बिजनेस देखोगे, जो रिटेलिंग का बिजनेस है, जो फ्रेंचाइजी का बिजनेस है, वो बहुत अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। Q3 में भी अच्छा ग्रोथ था, Q4 में भी उसका हमने बिजनेस अपडेट में देखा था, सारे सारे मैट्रिक्स काफी अच्छे हैं। इनका एक B2B का सेगमेंट है एक्चुअली। सो कंपनी क्या करती है, इनका एक B2B सेगमेंट है जिसमें ये जो गोल्ड बुलियंस होते हैं वो रिफाइनरीज वगैरह को सेल करती है। तो ऑफ कोर्स वो आपका नॉन ऑपरेशनल बिजनेस हो गया, मेन बिजनेस नहीं है आपका, वो रिटेलिंग आपका मेन बिजनेस है। लेकिन वो वाला जो पार्ट है वो Q2 तक आई थिंक इनका 25-30% कॉन्ट्रीब्यूट करता था। तो मैनेजमेंट ने Q2 के कॉन कॉल में ही बोला था कि इस सेगमेंट को, क्योंकि अब हम लिस्टेड प्लेयर है, हमको जो कंपेयर किया जाएगा हमारे पीयर्स के साथ में किया जाएगा, एंड कोई भी कल्याण, टाइटन, सेनको को आप देखोगे तो उनका इस वाले पार्ट से कुछ खास रेवेन्यू नहीं आता है। तो इनकी मैनेजमेंट ने भी बोला कि आने वाले क्वार्टर्स में इस वाले सेगमेंट को हम डी ग्रो करेंगे, मतलब बिल्कुल रन ऑफ कर देंगे आगे चल के। बट ये क्लैरिटी नहीं दिया मैनेजमेंट ने कि इसका ओवरऑल रेवेन्यू पे कैसा इंपैक्ट रह सकता है और कब तक वो इंपैक्ट रह सकता है। तो मेजरली ये वाला जो सेगमेंट है वो इनके टोटल रेवेन्यू को इंपैक्ट कर रहा है लास्ट 2 क्वार्टर से। सो अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में इन्होंने, रेवेन्यू का नंबर तो हमने डिस्कस किया ही है, प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट पे कैसा ओवरऑल रिजल्ट आया कंपनी का। रेवेन्यू हम देखें 5% का ग्रोथ है, पहले डिस्कस किया है। फुल ईयर में 26% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करा है। देन इबिटा आप देखोगे तो उसमें 20% की ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। मार्जिन्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट है, क्यों इंप्रूव हुआ है अभी आगे डिस्कस करेंगे। देन पैट में 13% का ग्रोथ है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, लेकिन इबिटा से पैट में जो कन्वर्जन है वो काफी कम है। क्यों है आगे डिस्कस करते हैं। देन स्टोर काउंट हम देखें तो 17 लगभग इन्होंने न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं, 47% का स्टोर एक्सपेंशन रहा है। 41 स्टोर्स कंपनी के खुद के हैं, 12 स्टोर इनके फ्रेंचाइजी के हैं। ये वाला जो स्लाइड आप देख रहे हो, इसमें एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा और क्लैरिटी दिया है जो मैनेजमेंट ने अभी तक दिया नहीं था इससे पहले के क्वार्टर्स में। यहां पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का रिटेल बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस या फ्रेंचाइजी बिजनेस, सब में बहुत अच्छा ग्रोथ है। बट ये जो सेगमेंट है कंपनी का, अदर सेगमेंट, इसमें 96% का फॉल देखने को मिला है। लास्ट ईयर तक कंपनी का ये सेगमेंट ऑलमोस्ट 1/3 कंट्रीब्यूट करता था इनके टोटल रेवेन्यू में, और इसी सेगमेंट में 96% का डी ग्रोथ है। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल रेवेन्यू कंपनी का सिर्फ 5% पे ग्रो किया है, जबकि जो मेन बिजनेसेस हैं गडगिल के, रिटेल, ई कॉमर्स, फ्रेंचाइजी, सब में बहुत रोबस्ट ग्रोथ है। तो अगर इसी पे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट ने दिया होता कि किस तरीके का इंपैक्ट हम देख सकते हैं नंबर्स में, एंड बेटर होगा कंपनी को सेगमेंट वाइज देखना अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहती है। इतना थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं बनता स्टॉक को लेकर के। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर हम देखें तो ग्रॉस मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट है, 10% से 12% का ग्रॉस मार्जिन आया है। इबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, एंड अब धीरे धीरे इस कंपनी का जो मार्जिन है वो जो इनके पीयर्स हैं उनके आसपास आता जा रहा है। अभी तक तो इनका मार्जिन सेंको से भी काफी कम था। एक रीजन उसका ये भी था कि इनका स्टड रेशियो भी काफी कम है, लेकिन ये जो B2B सेगमेंट इनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था रेवेन्यू में, वो भी बेसिकली मार्जिन को ड्रैग कर रहा था। बट उसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट पैट में फिर भी 13% का ग्रोथ है। क्यों? बिकॉज आप देखोगे डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंपनी का काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया YOY लेवल पे। 5 करोड़ से ऑलमोस्ट 13 करोड़ हो गया है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ने का रीजन है बिकॉज लास्ट 1 ईयर में आपने 17 के आसपास न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं। इनफैक्ट लास्ट 6 मंथ्स में ही कंपनी 14 नए स्टोर्स ओपन कर चुकी है। तो नए स्टोर आपने ओपन करे हैं, बट उनका ग्रोथ अभी तक आया नहीं है, रेवेन्यू सिर्फ 5% से ग्रो करा है। तो डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा बढ़ने की वजह से पैट का ग्रोथ सिर्फ 13% आया कंपनी का Q4 के अंदर। फुल ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं, 26% का रेवेन्यू ग्रोथ, इबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, और पैट में 41% का ग्रोथ है, बिकॉज इससे पहले के क्वार्टर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता था पीएन गडगिल को। नंबर्स अगर हम ओवरऑल देखें तो अच्छे नंबर्स इन्होंने डिलीवर करे हैं। हाँ, सिर्फ आप Q4 का नंबर देखोगे एंड वही अगर हमको वो समझ नहीं है कि सेगमेंट वाइज देखना है, तब वो नंबर खराब लगेगा। बट वी नो कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। बट वही पॉइंट है कि स्टोर एक्सपेंशन आपने थोड़ा सा ज्यादा किया है, और आपका वो B2B वाला सेगमेंट को आप डी ग्रो कर रहे हो, उसकी वजह से नंबर्स थोड़े से वीक लग रहे हैं। बट ठीक है, बिजनेस का परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक आया है। नाउ आगे जो हमको फोकस करना है पीएन गडगिल के 2-3 चीजों के ऊपर करना है। एक तो सबसे पहला, महाराष्ट्र के बाहर इस कंपनी का एक्सपेंशन होने वाला है FY26 के अंदर। इन्होंने गाइडेंस दिया है कि 25 न्यू स्टोर्स हम ओपन करेंगे इन FY26। अभी तक कितने? 53। तो अगर आप देखोगे स्टोर एक्सपेंशन कंपनी का ऑलमोस्ट 47% का है इन FY26।
अब ये जो 25 स्टोर्स हैं इनमें से पीएन गडगिल के 15 स्टोर्स ही होंगे। जो बाकी के 10 स्टोर्स हैं वो कंपनी एक अपना नया सब ब्रांड लॉन्च कर रही है, लाइफस्टाइल बाय पीएनजी। एंड आई थिंक इस क्वार्टर में एक स्टोर उसका ओपन भी कर दिया इन्होंने, कॉन कॉल में उसका क्लैरिटी मिलेगा। सो लाइफस्टाइल बाय पीएनजी जो है वो बेसिकली जेनजी को टारगेट करेगा। अब पीएन गडगिल ये वाला जो ब्रांड है ये बहुत पुराना ब्रांड है एंड इस पे ट्रस्ट फेथ बहुत है वहां की पॉपुलेशन का। सो मैनेजमेंट का कहना है कि पीएन गडगिल को बेसिकली देखा जाता है सीरियस शॉपिंग के लिए, मतलब आपका वेडिंग हो गया, कोई घर में कोई ओकेशन है, कोई बड़ा फंक्शन है, उसके लिए लोग पीएन गडगिल को प्रेफर करते हैं। मतलब एक प्लान परचेजिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, इस तरीके का ब्रांड है। जो लाइफस्टाइल बाय पीएनजी है वो बिल्कुल प्योरली जेनजी को टारगेट करेगा, मतलब आपका जो इंपल्स बाइंग होता है, जो कैजुअल बाइंग हो गया, गिफ्टिंग के लिए जो बाइंग की जाती है, उसके लिए लोग लाइफस्टाइल बाय पीएनजी को कैटर करेंगे। सो इसमें आई मीन कंपनी फैशन ज्वेलरी के अंदर नहीं आ रही है, मतलब कोई सिल्वर ज्वेलरी वगैरह नहीं होगा, प्योर गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी कंपनी सेल करेगी। एंड लैब ग्रोन डायमंड भी इसमें अभी स्टार्ट नहीं कर रही है, बिकॉज इनका कहना है स्टोर लेवल पे हमको कोई डिमांड ही नहीं दिख रही है लैब ग्रोन डायमंड की, जब आएगा तब में भी हम उसको इसी ब्रांड के साथ में ऐड कर सकते हैं। बट अभी प्योर गोल्ड डायमंड ज्वेलरी रहेगा एंड इसका टिकट साइज भी इनफैक्ट काफी सिमिलर रहेगा पीएन गडगिल से, लेकिन मार्जिन बेटर होंगे इसमें, इस तरीके का इनका कहना है। प्रीमियम ब्रांड होगा सो मार्जिन अच्छे होंगे इसके अंदर। तो 10 स्टोर इसके होंगे, 15 स्टोर कंपनी के खुद के पीएन गडगिल के ब्रांड के होंगे। सो ये इनका एक्सपेंशन प्लान है FY26 का। जो थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट है इसमें कि कंपनी जब महाराष्ट्र के बाहर एक्सपैंड करेगी, आई थिंक यूपी के अंदर इनका पहला टारगेट है कि स्टोर ओपनिंग वगैरह करेंगे। सो वहां पे इनका प्रॉफिटेबिलिटी का कैसा इंपैक्ट आएगा एंड ओवरऑल डेप्रिसिएशन पे कैसा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि जो भी आप स्टोर्स आज ओपन कर रहे हो आई मीन उसको रेवेन्यू डिलीवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक्सपेंस वाला पार्ट आपको अपफ्रंट लेना पड़ेगा। हालांकि पिछले कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट ने यही गाइडेंस दिया है कि मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो जो नए स्टोर्स हैं वो आई मीन जो नए स्टेट्स हैं वो बिल्कुल नए नहीं है हमारे लिए, बिकॉज वहां की जो पॉपुलेशन है वो एजुकेशन की वजह से या जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से या बिजनेस पर्पस की वजह से महाराष्ट्र उनका ट्रैवल लगा रहता है। सो उनमें से बहुत बड़ा पार्ट जो है उस पॉपुलेशन का वो ऑलरेडी पीएन गडगिल के ब्रांड से अवेयर है। प्लस हम भी टाइम टू टाइम उन स्टेट्स के अंदर जाके काफी सारे मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन एक्टिविटी करते रहते हैं, लाइक कोई एग्जीबिशन हुआ या फिर कोई इवेंट है वहां पे स्टॉल वगैरह लगाना। सो ये सारी मार्केटिंग एक्टिविटी हमने करी है वहां पे, ताकि उस पॉपुलेशन को भी पीएन गडगिल ब्रांड का अवेयरनेस हो। तो हमें नहीं लगता कि मार्जिन पे कोई खास प्रेशर पड़ेगा, बट स्टिल ये डिपेंड करेगा कि एक्सपैंड करने के बाद वहां से इनको कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि हमने तनिष्क और आरबीजी के कॉन कॉल में भी देखा है कि डिमांड अभी उतना स्ट्रांग नहीं है परचेजिंग को लेकर के जितना कुछ क्वार्टर्स पहले था, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस काफी इंक्रीज हो गए हैं। अभी तक तो ये महाराष्ट्र में थे तो वहां तो बहुत आई मीन पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है, ओवरऑल चीजें काफी अच्छी हैं, तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है कंपनी का। लेकिन वही है कि जब नए फाइनेंशियल ईयर में कंपनी उन स्टेट्स के अंदर एंटर करेगी तो उसका रिस्पॉन्स देखना काफी क्रिटिकल होगा। सो एक तो वो पॉइंट है। ग्रोथ पे आई मीन कोई ऐसा कंसर्न लगता नहीं है, बिकॉज इनका जो मेन बिजनेस है रिटेल वाला और फ्रेंचाइजी वाला, उसका ग्रोथ तो काफी अच्छा है। एंड आगे भी अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र ही इनके ग्रोथ को मेनली ड्राइव करेगा। सो 30-40% का ग्रोथ कंपनी अगेन रिपोर्ट कर सकती है FY26 के अंदर भी। पॉइंट वो है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, उसको हमको काफी क्लोजली वॉच करना है। एंड ऑफ कोर्स ये जो B2B वाला सेगमेंट है इस पे भी अगर मैनेजमेंट ठीक से क्लैरिटी दे दे इस कॉन कॉल के अंदर कि ये वाला पेन कब तक कंटिन्यू रहेगा या थोड़ा क्वार्टर और वेट करना पड़ेगा, सो वो उस पर भी थोड़ा सा और अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा। यही दो मेन पॉइंट है। बाकी अपॉर्चुनिटी अगर आप देखोगे तो रीरेटिंग का चांस तो बिल्कुल लगता है। आई मीन 35-36 का इनका करंट पी है और बिजनेस ग्रो 30-40% पे बहुत आराम से कर सकता है पीएन गडगिल। ऑलरेडी 50% पे मेन बिजनेस कंपनी का ग्रो कर रहा है। सो 30-40% का ग्रोथ एंड उसके ऊपर से 35-36 का पी, तो रीरेटिंग का चांस तो बिल्कुल है। बट यस, उस पर डिपेंड ये करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई हिट नहीं होना चाहिए, कोई मेजर हिट नहीं होना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हम बोल सकते हैं कि है बिजनेस के साथ में। हालांकि अगर आप स्कोप देखोगे, अपॉर्चुनिटी देखोगे तो बहुत बड़ी है, क्योंकि पीएन गडगिल बहुत छोटा प्लेयर है, अभी सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर है। तो अगर ये एक्सपेंशन इनका सक्सेसफुल हुआ तो कल्याण वाली स्टोरी यहाँ पे ये रिपीट कर सकते हैं। जैसे कल्याण का इतना बड़ा वेल्थ क्रिएशन हमने देखा, सिर्फ रीजनल प्लेयर से वो पूरा पैन इंडिया प्लेयर बन गया। वो जर्नी पीएन गडगिल अगर अच्छे से एग्जीक्यूट कर देता है तो वैसा अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स इसके साथ में भी है। लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, हमको ट्रैक करते रहना है। अभी जो कुछ अनसर्टेनिटी है उसको अच्छे से वॉच करना है एंड देन ऑफ कोर्स ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे कंपनी का। कौन कॉल इनका होगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजें, वहां से हमको आइडिया लगेगा, पूरी अच्छी इंसाइट्स मिलेगी। बाकी आपके जो डाउट्स है ऑफ कोर्स शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।